अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है कि सेल जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक फंडामेंटल यूनिट है और सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए, उन्हें पूरा परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी जो कि सेल को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए चाहिए, वो कहाँ से आ रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया से आ रही है। सो ड्यू टू दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, कि जितनी भी सेल को, ऑर्गेनिज्म को पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट द माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल। अब अगर हम इसके सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे माइटोकॉन्ड्रिया को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह के नज़र आएंगे? दे अपीयर टू बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, रॉड और फिलामेंट। कि माइटोकॉन्ड्रिया या तो वेसिकल की फॉर्म में नज़र आ रहे होंगे या रॉड लाइक नज़र आ रहे होंगे या फिर फिलामेंट की तरह नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, ये रॉड लाइक और फिलामेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हमें नज़र आ रहा है। अब इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से जो हैं वो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं? सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, कि ये एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसकी डबल मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन्स हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर दो ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे जिनकी जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की, माइटोकॉन्ड्रिया की, और न्यूक्लियस की भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब सबसे पहले इसकी कौन सी मेम्ब्रेन है हम देख लेते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर की, दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होगी, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ इसकी कवरिंग जो है वो बना रही होगी और इसे हम क्या कहेंगे? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अगर ये अंदर इसकी एक मेम्ब्रेन देखें जो कि इन फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट है, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इनर मेम्ब्रेन इज़ नॉट स्मूथ बट इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इन फोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे। So this membrane that is present in the form of infoldings is known as inner mitochondrial membrane. इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग्स बना रही होगी, इन इनफोल्डिंग्स को क्या कहेंगे? क्रिस्टे कहेंगे। अब इसके बाद अब इस दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान कुछ स्पेस प्रेजेंट है। दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन ब्लू कलर इज़ द इनर मेम्ब्रेन। अब इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान कुछ स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस स्पेस में भी बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होंगे, बहुत सारे जो हैं वो ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए, और पहले सारे और जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएंगे, जो बाहर से जो भी साइटोप्लाज्म में मटीरियल्स आ रहे हैं और उसके बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफ़र होंगे। सो दिस इज़ नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। उसके बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, दिस पार्ट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, या फिर हम इसे इनर कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। उसके बाद द वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस इज़ कि इसके यहाँ पे इसके जो क्रिस्टे हैं इनके ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज पार्टिकल आर नोन एज F1 पार्टिकल्स एंड F0 पार्टिकल्स। कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके देखें, इसको जूम आउट करके देखें, तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज़ क्रिस्टे। ये क्रिस्टे है और क्रिस्टे के ऊपर ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये जो इसकी नॉब है इसे क्या कहेंगे? F1 पार्टिकल्स। और ये जो पीछे इसकी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्रिस्टे के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे F0 पार्टिकल। ये दोनों पार्टिकल्स या इस पूरे को हम ओवरऑल क्या कह रहे होंगे? ATP सिंथेटेज। ATP सिंथेटेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि ATP बनाने में मदद कर रहा है, इसीलिए इसे नाम दिया गया ATP सिंथेटेज, क्योंकि ये एक फाइनल जो है वो एंजाइम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का और इसने ATP जनरेट करनी है। सो डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ATP सिंथेटेज। अब उसके अलावा हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फाइनल स्टेप है ATP प्रोडक्शन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का, वो सारे एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है।
ये इसका डीएनए प्रेजेंट है सर्कुलर फॉर्म में, और इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट हैं, दीज राइबोसोम्स आर डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्मिक यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। हमने राइबोसोम्स के टॉपिक में पढ़ा है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, ठीक है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम हैं वो 70S हैं। अभी हम इसको देखेंगे कि ये 70S क्यों है। 70S है और इसका अपना डीएनए प्रेजेंट है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से और इन दोनों के प्रेजेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स क्यों हैं कि क्योंकि इनके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, और अगर इनके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये अपनी प्रोटीन्स खुद से जनरेट कर सकते हैं, अपनी प्रोटीन्स खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स आर द फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन। तो ये जो भी प्रोटीन्स इनको चाहिए होंगी वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर जो है वो बना सकता है। इस वजह से इनको कहा जाता है ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। और जहाँ पे इसके बाद हम एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि इनका जो नंबर है, साइज़ है और शेप है वो वेरी करती है, और ख़ास तौर पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल पे, कि जहाँ पे सेल की एक्टिविटी फिजियोलॉजिकली ज़्यादा होगी वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे एक्टिविटी कम है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंपैरिजन करते हैं मसल सेल्स की और आई सेल की, मसल सेल भी एक ऐसे पर्सन के मसल सेल्स जो कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, और वर्कआउट करते हुए या हैवी एक्सरसाइज करते हुए मसल्स डेवलपिंग कंडीशन में होंगे, और उस कंडीशन में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही होगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो क्योंकि उसकी फिजियोलॉजिकल मसल सेल्स की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी ज़्यादा होता जाएगा। एंड एज़ कम्पेयर टू दिस अगर हम आई सेल की बात करें तो आई सेल जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में प्रेजेंट हैं, वो इतना वर्कआउट नहीं कर रहे, तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है वो कम होगा, वो इतनी जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, इस वजह से उनका नंबर जो है वो कम रहेगा। सो इस डिफरेंस से हम ये पता लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद we have already discussed this example in the previous topic that अगर कोई वर्कआउट इंसान कर रहा है और उसके मसल्स डेवलप हो गए हैं तो उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बहुत ज़्यादा है, और कुछ अरसे के बाद वो एक्सरसाइज छोड़ देता है तो अब उसमें जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया उनकी ज़रूरत नहीं है, अब उसके मसल्स इतने वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया है वो लाइसोसोम्स के थ्रू ऑटोफेगी प्रोसेस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत नहीं है सेल में। अब उसके बाद कि माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, कि जैसे हम इसका फंक्शन पर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हुए हमने बात की कि इसके अंदर सारे एटीपी बनाने के लिए जितने भी एंजाइम्स की ज़रूरत है या जितनी भी प्रोटीन्स की ज़रूरत है वो इसके अंदर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होंगे या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो हो रही है उसमें जो क्रेब्स साइकिल है, पहले ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, लेकिन जब एटीपी जनरेशन का प्रोसेस आता है, एटीपी बननी है, क्रेब्स साइकिल जो है वो मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। क्रेब्स साइकिल की डिटेल जो है वो बायोएनर्जेटिक्स में देखेंगे कि कैसे कैसे क्रेब्स साइकिल में कौन से स्टेप्स हो रहे हैं और कैसे कैसे एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट कर रहा है। तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस मैट्रिक्स के अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जो कि फाइनल कंट्रीब्यूटर है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हो रही होगी। Along with this, mitochondria are also involved in fatty acid metabolism. अब फैटी एसिड्स जो प्रेजेंट हैं बॉडी में उनकी मेटाबॉलिज्म होनी है। अगर बॉडी को बाहर से कोई फूड नहीं मिल रहा, अब फैटी एसिड्स ने जो है वो मेटाबोलाइज होकर ग्लूकोज प्रोवाइड करना है, तो फैटी एसिड की जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनकी ब्रेक डाउन होनी है, वो भी सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। उसके बाद द लास्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट एडीपी इनटू एटीपी, कि माइटोकॉन्ड्रिया एडीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एटीपी जो कि अल्टीमेट इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी करेंसी है सेल की, एटीपी बनाने में हेल्प करेगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाता है? एडीपी लेगा, कहाँ से लेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि इन्फ्यूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, इनके वाइटल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, एडीपी को ये साइटोप्लाज्म से लेगा,
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर वो क्या करेगा कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने के बाद उसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा और एटीपी को जहाँ पे भी बॉडी में ज़रूरत है एटीपी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। हर जो भी मसल्स हैं हमारी बॉडी के या जो भी ऑर्गन है बॉडी के, उसके अपने सेल्स उस ऑर्गन के लिए जो है वो एटीपी बना रहे हैं और उसको एटीपी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू जनरेट एटीपी एंड इट एक्ट्स एज द एटीपी इज़ द इमीडिएट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसके बाद अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ जो है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर तक एवरेज इतना होता है। साइज़ वेरी कर सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ भी वेरी कर सकता है, लेकिन इसका एवरेज साइज़ अगर देखा जाए तो इट वेरी फ्रॉम 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर। अब एट द एंड हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करने हैं अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी देख लिया, उसके फंक्शन भी देख लिए, लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में हैं। अब अगर हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा कि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, अपना डीएनए प्रेजेंट है एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें कह रहे हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट करके किसी आर्टिफिशियल मीडिया में रख दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे भी जो है अपनी कॉपीज़ बना सकता है, वहाँ पे भी सर्वाइव कर सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। द सेकेंड वन इज़ कि हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन का प्रोसेस होता गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि द माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज प्रेजेंट नाउ इन यूकैरियोटिक सेल्स वंस इट वाज अ बैक्टीरिया, कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक ऑर्गेनल है, ये कभी एक बैक्टीरिया हुआ करता था। और ये जो है इस हाइपोथेसिस को या एक अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द हाइपोथेसिस दैट इज़ नोन एज एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट का कहना यह है कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही थी, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स इवॉल्व हो रहे थे, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया और उसको इंजेस्ट करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसने अपने अंदर स्टेबलाइज कर लिया और वो स्टेबल होने के बाद आज यूकैरियोटिक सेल में वही बैक्टीरिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बन चुका है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऑर्गेनल ऑफ एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन भी कहा जाता है कि एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन से इवॉल्व हुए हैं और इसीलिए इनको हाइपोथेसिस को कहा जाता है एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बैक्टीरिया जो है वो एक बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट था एक, वो दूसरे बैक्टीरिया में गया और आज वही माइटोकॉन्ड्रिया है। और हमने पीछे राइबोसोम्स में बहुत डिटेल में ये डिस्कस किया है कि जो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं, बिकॉज दिस इज़ इवॉल्व फ्रॉम बैक्टीरिया। सो इनके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो भी 70S हैं। तो अब हमने ये बात भी देख ली कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि वो क्या हैं 70 बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुए हैं। एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस है, ऑर्गेनल ऑफ एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन है, इसलिए इनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं वो 70S हैं ना कि 80S। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि जो ह्यूमंस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं वो आ रहे होते हैं वो मदर से आ रहे होते हैं, फादर से नहीं। अब मदर से कैसे आ रहे होते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मैटरनल इनहेरिटेड, कि मैटरनली इनहेरिटेड होते हैं, मदर से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, फादर से नहीं जाते। कैसे कि अगर हम एग की बात करें तो एग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे और स्पर्म जब उस एग को फर्टिलाइज़ करेगा तो स्पर्म का हेड जो है वो एग को फर्टिलाइज़ करता है, तो हेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अब जो फर्टिलाइज्ड एग है या फिर जिसको हम जाइगोट कहेंगे तो उसके अंदर सिर्फ मदर से माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, फादर के माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर मैटरनली इनहेरिटेड, वो मदर से ऑफस्प्रिंग में आते हैं। थैंक यू।